बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपका मेज़बान रज़ा मलिक और जो है बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला है जारी है। और ईद का दूसरा दिन वैसे तो आलमी यौम ससुराल के तौर पर मनाया जाता है। तो और आज का दिन जो है आज भी चूँकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी दिन भर जो है वो जारी रहा और ईद की खुशियाँ उसी तरीके से दावतों के साथ साथ सिलसिला जारी रही। हम अपने प्रोग्राम में आज जिस मेहमान के साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं मलिक इकराम। और पाकिस्तान में जो ट्राइबल एरिया इस वक्त डेरा गाजी खान से मुल्का कोह सुलेमान का जो ट्राइबल एरिया है उसके पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, इंतज़ामी अफसर हैं। और जो है कबायली इलाके में ईद के हवाले से क्या रिवायात हैं, वहाँ ईद किस तरीके से मनाई गई और आज जो इकराम मलिक इकराम साहब हैं उन्होंने किस तरीके से ईदगारी उनसे बात करते हैं। जनाब सबसे पहले तो मलिक इकराम साहब आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों, ईद मुबारक। और आपने अपनी किस तरह से ईद मनाई और कुर्बानी कहाँ की और सब ये बताएं कि गोश्त कितना खाया। थैंक यू सो मच जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको और आपके चैनल के तवसत से सारे देखने वालों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जिस तरह से आपने पूछा है कि ईद कैसे गुजारी, तो ईद बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गुजारी जी। ईद इधर ही डेरा गाज़ी खान में और ट्राइबल एरिया के अंदर कोह सुलेमान में नौकरी करके गुजारी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दी हैं, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ईद को एंजॉय भी किया है। इसी तरीके से को मिक्स एंड मैच सारी चीज़ें चलती रहीं। ईद का जो पहले दिन था जैसे उसके अंदर मैंने ईद की नमाज़ जो अदा की है ये फोर्ट मंडरू में, और घर के मकाम पे हमारी एक मस्जिद है जी, वहाँ पर ईद का एक बड़ा इज्तिमा था, वहाँ पर मैंने ईद पढ़ी है। उसके बाद जो है ईद के बाद कोई डिफरेंट अरेंजमेंट्स थी। इधर डेरा गाज़ी खान शहर के अंदर मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे विज़िट करना था। दारुल एहसान है उधर गए थे हम लोग। फिर उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल है यहाँ पर, वहाँ पर को गए थे, जो इनमेट्स थे उनके साथ को वक्त गुजारा और उनमें कोई ईद की जो खुशियाँ उनके साथ को गुजारी। तो इसी तरीके से मिक्स एंड मैच कोई ईद जो गुजारी है ईद जी। का सिलसिला जो है वो साथ साथ जो है वो चलता रहा। कुर्बानी क्या की आपने? कुर्बानी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी एक बकरा था जी, बकरे की कुर्बानी की। बकरे का गोश्त कितना खाया आपने? उनको बहुत ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन खाया है जी, बिल्कुल खाया है। अच्छा, ट्राइबल एरिया के पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, तमाम तर इंतज़ाम देखते हैं और बिलखसूस ईद के दिन हो और त्यौहार हो, बल्कि कोई भी त्यौहार और बिलखसूस ईद पे तो जो है लगता यूँ है कि जो है जनूबी पंजाब का जो इकलौता सियाहती मकाम है फोर्ट मंडरो, तो वहाँ एक बेतहाशा जो है वो रश लग जाता है। और हम देख रहे थे पिछली ईद पे तो आप वहाँ भाग दौड़ के रास्ते खुलवा रहे थे, तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल है? इस दफ़ा इस तरह से कि जो अभी तक की सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं देखा गया फोर्ट मंडरू की तरफ। जैसे ईद जिस तरह से ईद उल फित्र होती है तो इस उसके ईद में अंदर तो काम भी तो करना ज़्यादातर जो लोग हैं इस ईद के ऊपर जो ज़्यादा को फोकस शायद को रहा है जी गोश्त खाने के ऊपर रहा है। इस वजह से आज के दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर रश काफ़ी कम था हमारे पास, और आज के दिन के अंदर जो है कोई थोड़ा सा रश विटनेस किया गया है। और मौसम भी बड़ा प्लेजेंट था आज फोर्ट मंडरू का। कुछ थोड़ी कुछ तादाद में कुछ से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपके चैनल के तवसत से तमाम जो यहाँ पर आना चाहते हैं लोग उनको इनकरेज भी करूँगा, मोटिवेट भी करूँगा कि बड़ा अच्छा एक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी साउथ पंजाब की। रादर अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये पूरे पंजाब की और पाकिस्तान की एक बेस्ट टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वो बन के उभर के सामने आएगी। तो फोर्ट मंडरू के अंदर काफ़ी तादाद में लोग आए हैं पिछले दिनों में। बड़ा जब मौसम को बड़ा काफ़ी प्लेजेंट हुआ तो बड़ी तादाद में लोग आए हैं यहाँ पर, तो आते रहते हैं लोग उधर। अच्छा, जो है मतलब कोह सुलेमान ट्राइबल एरिया है और ज़िला डेरा गाज़ी खान और ज़िला राजनपुर के दरमियान जो है ये को कितनी को बड़ी पट्टी है और इसमें कितनी को इस तरह की, जिस तरह फोर्ट मंडरो बड़ा एक ऊंची जगह है, ठंडी जगह है, तो फोर्ट मंडरो के अलावा और कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ वेदर जो है वो मतलब इसी तरीके से बहुत बेहतर रहता है और वहाँ तक एक्सेस के क्या हैं कि मतलब मीन्स ज़राए क्या हैं, कुछ जी पेपर ट्रैक्स हैं या कुछ सड़कें बन गई हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है? जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने माशाल्लाह सारे इकट्ठे पूछ लिए हैं। इसके एक एक करके देखिए मैं क्योंकि जवाब ना देने ये की कोशिश करूंगा है, आपको। देखिए कोई अच्छा कोह सुलेमान के ना जो भी लोग आते हैं फोर्ट मंडरो ना, एक तो वेदर इंजॉय करने आते हैं, लेकिन अगर आपने कोह सुलेमान को इंजॉय करना, मैं ज़ाती तौर पे तो जो कोह सुलेमान की जो शाम है ना, जो शाम है, जब आसमान पे जो रंग आते हैं ना,
मतलब मैंने पहली दफ़ा डीजी खान में रहते हुए ग्रीन कलर, ग्रीन मतलब आपको रेड नज़र आता है, पर्पल नज़र आता है, आपको पिंक नज़र आता है, रेड नज़र आता है, येलोइश हो जाता है, लेकिन मैंने ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन, ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान का फ्लैग बन गया हो, इस तरीके से कलर जो नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कोहे सुलेमान जो है बहुत ही खूबसूरत इलाका है जी। आपके जो स्टार्ट वाला जो क्वेश्चन था मैं उससे जवाब देने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। कोहे सुलेमान या ट्राइबल एरिया जिसको हम कहते हैं, ये जो डेरा गाजी खान के अंदर जो है ये तकरीबन है 18 लाख एकड़्स पे मुहित है। ये बहुत बड़ा इलाका है जी। सेम गोज़ फिर राजनपुर के अंदर जो ट्राइबल एरिया है कोहे सुलेमान का, ये भी बहुत बड़ा है। ये बेसिकली ये जो एरिया है कोहे सुलेमान का, ये जो कोहे सुलेमान की एक माउंटेनेंस रेंज है, ये उसका एक हिस्सा है और ये 3 सूबों के अंदर ये रेंज फैली हुई है जी। खैबर पख्तूनख्वा में है, फिर पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान में और राजनपुर में है, फिर अगेन ये बलूचिस्तान के अंदर आ जाती है। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन कि कितनी बड़ी है। उसके अलावा ये एरिया जो है पहाड़ी इलाका है सारा, काफ़ी जगहों पर जो अगर हम मेजर करते हैं, इसकी लेंथ मेजर करते हैं, तो कुछ जगहों पे 200 किलोमीटर तक इसकी लेंथ बन जाती है। अगर विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई बात करते हैं, तो काफ़ी जगहों के ऊपर ये 80-85 किलोमीटर तक इतना बड़ा एरिया बन जाता है। तो बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा ये एरिया बन जाता है जी। फिर आगे अगर आप बात करें कि फोर्ट बनरू के अलावा जो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं, तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह मौजूद हैं जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ की। फोर्ट बनरू आपने बात की, उसके अलावा यकबई है जो इस इलाके की डेरा गाजी खान में जो ट्राइबल एरिया है इसकी हाईएस्ट पीक है जी। ये फोर्ट बनरू से भी ऊंचाई पे मौजूद है और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा जब मौसम काफ़ी बेहतर था और इसके अंदर स्नो फॉलिंग भी होती रही और अनएक्सप्लॉयटेड टाइप है। फोर्ट बनरू के अंदर तो काफ़ी रश है और बाकी सारी चीज़ें हैं। यकबई जो टॉप है इसके ऊपर इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो अगर आप मौसम को भी इंजॉय करना चाहते हैं और सिरेनिटी को भी इंजॉय करना चाहते हैं, यकबई है जगह। फिर उसके बाद मुबारकी टॉप है, वो बहुत खूबसूरत जगह है जी। वो भी इसी तरीके से काफ़ी हाइट के ऊपर एलिवेशन पे तकरीबन फोर्ट बनरू के बराबर है जी वो। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर मठ चांडिया है, वो बहुत खूबसूरत इलाका है। भारती का इलाका है, भारती बहुत खूबसूरत है। गुलकी है, वो बहुत खूबसूरत है। ये पूरा इलाका जो है ना जी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा काफ़ी जगहों पे स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, चश्मे मौजूद हैं, नदी नाले मौजूद हैं। तो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत ये इलाका है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल जो है ना एक लाख चट्टानें जो हैं, तो कहीं कहीं को ग्रीन पैचेस भी हैं। ये इसके अंदर इस तरह से एक डाइवर्सिटी है इसके अंदर काफ़ी जी। बहुत ज़्यादा थिक जंगल तो नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा थिक प्लांटेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ के ऊपर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है जी। दरख्त वगैरह हैं, काफ़ी हैं उस जगह पर। ये बेसिकली पूरा जो इलाका है इसको कुछ 3-4 तुमन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तुमन लगारी है, तुमन बुजदार है, तुमन खोसा है और तुमन केसरानी है जी। इस तरीके से है ये। तो इसके अंदर ये हमारे पास जो तुमन बुजदार है ये बहुत खूबसूरत है, ग्रीनिश है, ये ग्रीनरी है इसके अंदर। तुमन लगारी जो है जिसके अंदर ये फोर्ट बनरू यकबई वाला इलाका आ जाता है, ये भी बहुत खूबसूरत है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर प्लांटेशन नहीं है और बिल्कुल सख्त और संगलाख किस्म के पहाड़ मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी है। कुछ लोगों को संगलाख पहाड़ जो है वो भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोगों को जहाँ पे प्लांटेशन है वो अट्रैक्ट करती है। आपके चैनल के और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलता हूँ कि हम लोग बार बार जो टर्म यूज़ करते हैं जी ट्राइबल एरिया, अभी इसके अंदर ये है कि वैसे भी इस जो पूरा ये कोहे सुलेमान का जो एरिया है इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने साल 2019 में तहसील का स्टेटस भी दे दिया हुआ है और इस तहसील का नाम कोहे सुलेमान है। और ट्राइबल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों से और आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी लोग को देख रहे हैं को थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ट्राइबल एरिया को जो चीज़ जो ज़हन में आती है उसके को मानी और उसका जो मतलब है कोई नेगेटिव टर्म्स में नहीं लेना चाहिए जी बिल्कुल भी। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं, इनके अपने ट्रेडिशंस हैं, अपना कल्चर है जो कि बड़ा यूनिक है जी बाकी लोगों से। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें ये तो सवाल वैसे मैंने पूछना था या थोड़ा इस मतलब आप मेरे से थोड़ा आगे चले गए। ये अच्छा, ये जो है बिल्कुल ट्राइबल एरिया जो है उस हवाले से यही बात कर रहा था कि मतलब एक तो जो है आबादियाँ कैसी हैं यहाँ, ठीक है, मतलब किस हद तक जो है मतलब यहाँ सावधानियाँ उस तरीके से जैसे आपको शहर में मिलती हैं, टाउन्स नहीं है, लोगों का जो बुनियादी तौर पे जो ज़रिया माश आप क्या देखते हैं। और इन आबादियों में चूँकि यहाँ आप हैं, इनके इंतज़ामी अफसर भी हैं, आप इनके तमाम तर मामला भी देख रहे होते हैं। जैसे अभी गुज़श्ता दिनों बिल्कुल ही कोहे सुलेमान में एक इशू क्रिएट हो गया था कि पीने का पानी ना तो इंसानों के लिए था और ना, चूँकि एक खुश चाली का सामना था और जानवरों के लिए भी नहीं था, तो वो वाटर बाउजर्स लेके और हर डोर स्टेप पे। तो चूँकि आबादियाँ तो स्कैटर्ड आबादियाँ हैं, तो किस तरीके से आप बात करते हैं कि मेहमान नवाज भी हैं, तो ओवरऑल एक कल्चर क्या है?
इसमें इस तरह से है कि जो जिस तरह से आपने बात की है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है जी पूरे पंजाब की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में इस इलाके के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं वो सबसे कम कोई सुलेमान में होगा जी। जैसे मैंने एरिया का आपको बताया कि जी बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, शायद पंजाब के कुछ अजला होंगे उन जितना भी शायद इसका एरिया हो जी। तो जहाँ तक आबादी का तल्लक आ जाता है टोटल जो रजिस्टर्ड हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन को 2 लाख सवा 2 लाख तकरीबन को पॉपुलेशन बन जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। फोर्ट मंडरू और खर का जो इलाका है इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं। वैसे जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्दो मैंने पढ़ने की भी कोशिश की है, लोगों से पूछने की भी कोशिश की है इस इलाके के बारे में, जितना मैं जान पाया हूँ जी बलोच कल्चर जो है वो उसके अंदर इस तरह से कि बहुत ज़्यादा वो इकट्ठी आबादियों में कॉलोनीज़ में वो उस तरह से वो नहीं रहते जी। थोड़ा थोड़ा स्कैटर्ड पॉपुलेशन वो रहती है, थोड़ी थोड़ी दूर दूर घर वो बनाते हैं और उस तरीके से वो रह रहे होते हैं। जहाँ तक आपने वो पानी का जिक्र किया जी, अनफॉर्चुनेटली ये था कि पिछले 2 या 2.5 साल से कोई बारिश का कुछ स्पेल नहीं था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी की। अभी अब तो इतनी बहुत बारिश हो ज़्यादा रही है कि बारिश हो संभाल गई ही है नहीं जी, जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और बड़ी अच्छी हो रही हुई है झीलें भी खुश्क हो गई थी, वो झीलों की अब क्या सूरत हाल है, कुछ बेहतर हुई? जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी वो जितने पॉन्ड्स थे, वो जितनी झीलें जिनकी आप बात कर रहे हैं जहाँ से पानी वो इस्तेमाल करते थे, अपने लाइफ स्टॉक के लिए भी इस्तेमाल करते थे, बाकी वो घरेलू ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-2.5 साल बारिशें ना होने की वजह से वो डिप्लीट कर गए थे। जो बोर लगाए हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेटली जो बोर लगे हुए थे जी, उनका वो जो ग्राउंड वाटर टेबल था वो नीचे चला गया था, उनमें से भी पानी ख़त्म हो गया हुआ था। तो उनको पानी सप्लाई करने के लिए एक मैकेनिज़्म को थोड़ा सा को हमने डिवाइस कर लिया था, लोगों से बात करके, जो जितने भी आबादी थी उनसे बात करके हमने एक मैकेनिज़्म डिवाइस कर लिया था कि यहाँ से हम पानी भिजवाएंगे और वो किन किन एरिया से गुजरता हुआ कहाँ से गुजरता हुआ जाएगा। कोशिश हमने की थी, ऑल्दो बहुत बड़ा टास्क था ये, जैसे मैंने बताया आबादी बहुत स्कैटर्ड है, एरिया बहुत बड़ा है, कोशिश हम लोगों ने की थी जी। अच्छा, वैसे क्या मतलब सोर्स ऑफ लिविंग जो है वो क्या यहाँ मतलब लोगों की जो ज़राए आमदनी किस तरीके से, मतलब आप जब भी जाएं तो आपको पहाड़ों पे बहुत ही मतलब गलाबानी बहुत नज़र आती है, और बहुत भेड़ बकरियाँ जो हैं वो पता लगता है जनाब मतलब सैकड़ों की तादाद में इकट्ठी होकर जा रही हैं। डाइवर्स हैं इसके अंदर भी सारी चीज़ें। लाइव स्टॉक बिल्कुल है, लाइव स्टॉक के ऊपर लोगों की डिपेंडेंस है, काफ़ी तादाद में है। उसके अलावा सरकारी नौकरियां हैं, उसके अंदर भी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी लोग जॉब्स करते हैं। बलूचिस्तान की जो एफसी है, पाकिस्तान आर्मी है, उसके अंदर जॉब करते हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, बलोच लेवी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इवन उसके अंदर भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो नौकरियां कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर जो एजुकेशन रेट है वो भी बहुत अच्छा है। बड़े बड़े बहुत अच्छे पढ़े हुए लोग भी हैं जी। जियोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे, मास्टर्स किए हुए, एमएससीज किए हुए स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी अरसे से कुछ बैरून मुल्क को सेटल्ड हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स कुछ यहाँ पर हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं, और लाइफ स्टॉक भी है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मिला के और खर के बाद मतलब जो बड़ी आबादी है वो कौन सी मिलती है, मतलब जो आबादी के लिहाज से हमारे पास फोर्ट मनरू खर के बाद सखी सरवर जो जैसे दरगाह शरीफ है उसके पीछे भी ट्राइबल एरिया का एक इलाका स्टार्ट हो जाता है। मौजा जेदी है, वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। खरड़ बुजदार है, वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फाजला कच्छ है, वहाँ पर हैं। रूंगन है, वहाँ पर हैं। तो ये इस तरह की जगह हैं सारी जहाँ पर लोग को साइजेबल पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद है जी। तो इन तमाम जगहों पे जो है वो ईद के इज्तिमात जो हैं, क्या खसूसी इंतज़ाम आपकी तरफ से क्या किए गए थे इन जगहों पे ईद के लिए, क्या आप प्लान किया था? इस तरह से है कि सारा एरिया जो बन जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया बन जाता है। मसाजिद के अंदर कुछ थोड़ा बहुत जो सफाई सुथराई के जो मामलात होते हैं, मसाजिद के इर्द गिर्द जो जगह होती हैं उसके लिए जी। फिर लोगों को कुर्बानी करके उसके बाद जो वेस्ट जो डिस्पोजल है उसके लिए तो बड़ा फोकस नज़र आया एडमिनिस्ट्रेशन का, डीजी खान एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरीके से। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पूरे सूबे के अंदर ही बड़ा स्पेसिफिक डायरेक्शंस थी कि इसके ऊपर जो लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ईद उल अज़हा के ऊपर, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस था, नो कॉम्प्रोमाइज़ था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कमिश्नर साहब की तरफ से, डी साहब की तरफ से खुसूसी हदायत थी। इसकी पहले से तैयारी के लिए काफ़ी मीटिंग्स की गई और रिसोर्स मोबिलाइजेशन की गई, मॉक एक्सरसाइजेज की गई और ये इंश्योर करवाया गया कि ईद वाले दिन और आने वाले दिनों के अंदर लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है वो हम इकराम मलिक साहब से जो है ना थोड़ा इनफॉर्मल होकर भी गुफ्तगू करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जी।
वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला जारी है और ईद की खुशियाँ जो हैं हम बांट रहे हैं इकराम मलिक के साथ, और इकराम मलिक बांट रहे हैं पूरे कोहे सुलेमान और पूरे जनूबी पंजाब और पूरे रोही के साथ। इकराम मलिक साहब, बड़ा एक ड्रीम होता है नौजवानों का कि वो CSP करें, CSP अफसर हो जाएं और किसी तरीके से जो है वो हिस्सा बने एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। तो आपको ये किस तरीके से ये शौक़ जो है या देखा देखी, क्या क्या मोटिव था जो आपको इस तरफ ले आया? बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछा है जी। इसके अंदर ये सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा है कि ये बड़ी एक प्रेस्टिजियस किस्म की है नौकरी, तो इसमें कोई शक नहीं। ये बुनियादी तौर पे जी अल्लाह पाक का कोई बहुत बड़ा कोई करम, बहुत बड़ा कोई एहसान होता है जी किसी भी फ़र्द के ऊपर। अगर वो कोई मुकाबले का इम्तिहान पास कर लेता है CSS का, PMS का, तो ये अल्लाह पाक की एक मेहरबानी होती है उसके ऊपर। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है जो कि थोड़े से रूरल बैकग्राउंड से जिनका कोई तल्लुक़ होता है, हमारे केस के अंदर जी हमारी ज़िंदगी के ज़्यादातर फ़ैसले जो हमारे वालिदैन कर रहे होते हैं, और मेरे केस के अंदर भी इसी तरीके से था। फैमिली प्रेशर था। मेरे वालिद साहब की माशाल्लाह ख्वाहिश थी कि उनका कोई बेटा अफसर बने, तो वो एक सरप्राइज़ इस तरह से हुआ कि जिस बच्चे से सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अफसर बनेगा, वो अफसर बन गया। अच्छा, ओके। सरप्राइज ही है जी, ये सरप्राइज था। तो ये वालिद साहब की तरफ से था, मेरा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ जी, बड़ा खुश हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए बड़ी अच्छी एक चीज़ सोची हुई थी। उनका प्रेशर था और डंडे से उन्होंने करवाया जी। अच्छा, मतलब ये बाकायदा था। बाकायदा था। अच्छा, नहीं, आप मतलब कायदा से यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया और ये तो वहीं जहन बना लिया था, तैयारी शरी वहीं से शुरू कर दी थी या उसके बाद आके ये सिलसिला जो है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू जी, जैसे मैंने पहले आपसे बात की, यूनिवर्सिटी और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे दिमाग में था कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है जी। अच्छा, मतलब डिसाइड किया हुआ था? जी, मैंने अपने तौर पे ये डिसाइड किया हुआ था। मैंने ये डिसाइड किया हुआ था, वालिद साहब ने कुछ और डिसाइड किया था। लेकिन फिर इस तरह से हुआ कि जिस वक्त मेरी कोई डिग्री कंप्लीट हो गई, मैंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब स्टार्ट भी कर दी, और शुरू में जिस वक्त मैंने कोई जॉब्स वगैरह को की तो मुझे समझ आया कि मतलब काफ़ी मुश्किल हालात थे। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी। वालिद साहब ने कहा कि आप ये जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं CSS PMS इसकी तैयारी करें। मैंने कहा नहीं, मैंने प्राइवेट नौकरी करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, शौक़ पूरा कर लें आप अपना। तो मैंने वो प्राइवेट जॉब स्टार्ट की। थोड़े टाइम बाद ही शायद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, वालिद साहब सही कहते हैं। उसके बाद मैंने फिर दोबारा को तैयारी शहरी स्टार्ट कर दी। कितना अच्छा लगा सारे उसमें, और पहली अटेम्प्ट में ही सारा हो गया? ब्रदर साहब, इस तरह से है कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट की थी जी, तैयारी स्टार्ट की थी। उसके बाद ये हुआ कि मेरी एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक जॉब भी हो गई। मैंने उसके साथ साथ कोई तैयारी कंटिन्यू की। पहली अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था जी, दूसरी अटेम्प्ट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई थी। मतलब मैसेज यही है कि जो घबराना नहीं चाहिए, कंटिन्यू स्ट्रगल जो है उसका सिलसिला जो है वो। जी बिल्कुल, इसके अंदर यही है कि कामयाबी के लिए परसिवेरेंस है, परसिस्टेंस है और साबित कदमी बहुत ज़रूरी है। पहली दफ़ा फेल भी हो जाते हैं कोई नहीं इतना मसला, दूसरी दफ़ा भी फेल हो जाते हैं फिर भी कोई नहीं है मसला, तीसरी दफ़ा अगर कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, अगर फेल हो जाते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक ने आपके लिए शायद बहुत अच्छी चीज़ें रखी होंगी। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जो मेहनत करती हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है वो पे बैक आपको ज़रूर करती है। बिल्कुल ऐसे ही जी, बिल्कुल। तो अच्छा, मतलब सारा ज़ाहिर है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस आपने कहा कि ट्राइबल एरिया को एकदम बंदा ये सोचता है कि यार शायद को बहुत ही कोई रिमोट और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का, लेकिन फिर भी तो मतलब एक ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन और एक जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या डिफरेंस देखा आपने इन सारी चीज़ों में? दोनों के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंस भी है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। मैं ट्राइबल एरिया पे दोबारा आऊँगा जी थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें मुझे। उसके अंदर इस तरह से है कि मैंने जैसे पहले बात की थी कि थोड़ी सी मिसपरसेप्शन है इस ट्राइबल एरिया के बारे में। मुल्तान शरीफ में, लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई बंदा अगर बैठा हुआ है, वो ये सोचता है कि जी ट्राइबल एरिया है जी, अच्छा उसके ज़हन में शायद आ जाता है कि लॉलेसनेस है जी, पता नहीं मैं जाऊँगा सेफ भी हूँ या नहीं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम नाजरीन को, तमाम सामीन को ये बताना चाहूँगा कि ये इलाका जो है शायद पूरे पंजाब के अंदर जो क्राइम रेट होगा पूरे पंजाब की निस्बत कम होगा।
कुछ चीज़ें हैं भी, कुछ मसले मसाइल होते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्राइम रेट भी सबसे कम होगा, चोरी डकैती सबसे कम है इधर। और उसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो इसके साथ लेबल कर दी जाती हैं, जो इसके ऊपर डाल दी जाती हैं, वो शायद इस वजह से है कि शायद एक इजी टारगेट को मिल जाता है लोगों को, ठीक है जी, वो शायद सोचते हैं कि पूरे पंजाब से जितने मसले मसाइल हो रहे हैं वो सारे ट्राइबल एरिया जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से जितनी चोरी हो रही है जो सारी ट्राइबल एरिया जा रही है, या सेफ़ हेवन बना हुआ है जी लोगों के लिए, इधर आ जाएंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस इलाके के अंदर, शहर में तो आप जाके किसी भी जगह पे घर ले सकते हैं, रह सकते हैं। इस इलाके में अगर एक इलाके में कोई फैमिली को ख़ानदान रह रहा है, जैसे एक इलाके में लगारी साहिबान रह रहे हैं, खोसा साहिबान रह रहे हैं, बुजदार साहिबान रह रहे हैं, तो उस इलाके के अंदर अगर कोई नया बंदा जाके रहने की कोशिश करेगा, जो कि जिसका कोई उस इलाके से तल्लक नहीं है, या कोई और उसका कोई मसला मसाइल है जो कोई गड़बड़ करके आया हुआ है, तो उसको उधर पनाह नहीं मिलेगी, उसको रहने नहीं देंगे उधर जी। तो इस इलाके के, तो ये बड़ा सेफ़ इलाका है जी, हॉस्पिटेबल इलाका है, इसका अपना ट्रेडिशन है। मैं आपको एक मज़ेदार इस इलाके की बात बताता हूँ कि इस इलाके के अपने जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, बहुत अच्छे हैं। किसी के पास अगर आप मेहमान बन के चले जाते हैं, रास्ते में किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, वो आपको कहेगा जी आए मेरे साथ आप खाना खाएं, खाना खाए बगैर नहीं मैं जाने दूंगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे आपने लाइफ स्टॉक की बात की कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक है, हो सकता है उसकी जेब में कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसे ना हो, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि वो आपको लाजमी आपके लिए जो एक पूरा बकरा जो है, पूरा बकरा गिरा देंगे जी, बिल्कुल गिरा देंगे जी। अच्छा, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बीएमपी के आप कमांडेंट भी हैं, बलोच लेवी भी है, क्या चीज़ें हैं, बीएमपी क्या है, ये फोर्स कब से है, क्यों बनाई गई थी और अब तक कायम है, किस तरीके से इस सारे इलाके को कैटर करती है, किस तरीके से लुक आफ्टर करती है, क्या मैकेनिज़्म है कि वो, क्योंकि यहाँ भी हर चीज़ जो है वो रिवायात पे कर देते हैं कि जी कि वो बीएमपी का एक बंदा जाके सिर्फ पैगाम देता है कि जी आपका जो बंदा है वो इस मामले में मतलूब है, तो वो जो कबीले वाले हैं, वो जो लोग हैं, वो खुद उसको वहाँ पेश कर देते हैं कि जनाब वाला कि ये आगे। तो ये मैकेनिज्म है क्या और बीएमपी क्या है? थैंक यू सो मच जी। बीएमपी है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जी बेसिकली, और 1849 में ये बनी थी। और 1849 में जी, ये उस वक्त से चल रही है। अच्छा। जी ठीक, बहुत पुरानी बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की फोर्स है जी, जब से चल रही है। तो इसके अंदर इस तरह से एक पुलिसिंग के फंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है, एंटी नार्कोटिक्स का फंक्शन है इनके पास, एंटी स्मगलिंग का है, बॉर्डर मैनेजमेंट का है। तो ये बेसिकली मल्टीटास्किंग है, मल्टीपल पर्पसेस हैं। जिस तरीके से सेटल्ड एरिया के अंदर पुलिस के पास जितने इख्तियारात होते हैं जी, सेम टू सेम कोई सलेमान के अंदर बीएमपी के पास इतने इख्तियारात हैं। बहुत पुरानी फोर्स चलती हुई आ रही है, और इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ा बेहतर भी किया है अपने आप को, रिजल्ट भी हैं, रिजल्ट दिए भी हैं। और एक इसके अंदर ये है कि ये जिस तरीके से सेटल्ड एरिया के अंदर या जिस तरह का डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक एरिया होता है, सेम उसी तरीके से ऑपरेट कर रही होती है। जिस तरह से कोई क्रिमिनल को कोई एफआईआर का सिस्टम है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, सिविल कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सबकी जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर, वो इसी तरीके से ऑपरेट कर रही होती है। सेम पुलिसिंग का फंक्शन आप समझ लेंगे उस तरीके से कर रही होती है। एक जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट कुछ चल रहा है कम्युनिटी पुलिसिंग का जी, कि जिस इलाके के लोग होंगे पुलिस फोर्स के अंदर होंगे, वो उसी इलाके के होने चाहिए जी। अच्छा, उसी कम्युनिटी से हों, उसी इलाके के हों, तो रिजल्ट शायद बेहतर है। हाँ, पहचान भी रखते हैं कि कौन किस कैपेसिटी का है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के मॉडल के ऊपर ये चल रही है। इसके अंदर कोई सुलेमान के अंदर जो जितने हैं ट्राइब्स हैं हमारे, उन्हीं ट्राइब से रिक्रूटमेंट होती है, वही ट्राइब्स इसके अंदर चल रहे हैं। सक्सेसफुल मॉडल है, काफ़ी रिजल्ट भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ उसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, लेकिन अभी कोशिश की जा रही है जी उनको मज़ीद मतलब बेहतर आप किया जाए। एक सिंबॉलिक है, मतलब इस खित्ते के साथ, इसको सुलेमान के साथ ये फोर्स एक सिंबॉलिक फोर्स सिंबॉलिक है। और ये मतलब एक इसकी जो मतलब कह सकते हैं कि इसकी वकार और डिग्निटी की, इसकी ग्रेस के साथ वो मैच करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से आपने चीज़ें की हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की और फोर्सेस भी हैं। जैसे बलूचिस्तान में अगर आप चले जाते हैं तो लेवीज फोर्स ऑपरेट कर रही होती है, खासादार फोर्सेस हैं, केपीके के अंदर हैं, चित्राल स्काउट है, इस तरह की यहाँ डिफरेंट भी वो फोर्सेस बीएल हैं। बलोच लेवी का तो यहाँ भी लगा हुआ है जी, आपके? बलोच लेवी है जी, इधर भी हमारे पास भी बलोच लेवी है। उसके अभी कमांडेंट सेपरेट हैं, अलग कमांडेंट हैं, और लेकिन वो है रिजर्व फोर्स के तौर पे है, ऑक्सिलरी फोर्स है। बीएमपी के साथ ही वो भी ऑपरेट कर रही होती है, सेम एरिया के अंदर वो ऑपरेट कर रही होती है जी। सही। तो अभी मतलब फोर्ट मंडो पे फिर वापस आते हैं, एक बड़ा थोड़ी सी इसकी ब्यूटिफिकेशन के भी प्लान जो हैं वो कुछ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। एक वहाँ म्यूज़ियम बनाने का जो है वो भी एक को फैसला किया गया था कि जी वो जो सरदारों की जो तलवारें और उस हवाले से जो उनके पास वेपन, जो उनके पुरानी चीज़ें, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा और
दूसरा ना फोर्ट मंरो आप जाएं तो एक चीज़ जो है ना वो आपको नज़र आती है कि थोड़ी ना आबादी की थोड़ी मशरूम ग्रोथ की वजह से ना एक थोड़ी सफोकेशन का एहसास होने लगा है वहाँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। जितनी इम्पोर्टेंस फोर्ट मनरू को दी जानी चाहिए थी, या जितना उसको जितने लोग उधर जा रहे होते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस रख के जा रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उतनी उधर चीज़ें हैं नहीं, उतनी उधर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उधर इंटरटेनमेंट की एवेन्यूज़ नहीं हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। कुछ सियासी बयान नहीं दूंगा ईद वाले दिन आज आपको कि सब कुछ ठीक है, वैसा नहीं है जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोशिश की गई है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अभी भी कोशिश की जा रही है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसको डेस्टिनेशन बनाने के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं वो कहते हैं ना कि अब तो बात आ गई ना कि जी कि मंजिल से है खूबसूरत रास्ता, तो जो स्टील ब्रिजेस हैं उन्होंने तो उसकी शान ही मतलब वो मैं भी मतलब आते जाते साहब सारी तस्वीरें लगाई हैं, तो वो जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में मेरे दोस्त बैठे हुए तो सब ने उनका यही सवाल था कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ये क्या जगह है, ये कैसे बनी, ये किस रास्ते पे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो है क्वेटा लाहौर, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है जिसके ऊपर स्टील ब्रिजेस बने हुए हैं। क्वेटा लाहौर शॉर्टेस्ट का मैं नहीं कंफर्म आपको कर सकता, क्योंकि मल्टीपल रूट्स और भी हैं जी। क्वेटा से जाने के लिए लाहौर और भी रास्ते हैं, सिंध की तरफ से भी जा रहा होता है रास्ता। उसके अलावा भी जैसे DI खान की तरफ से मोटरवे बन गई जी, वो रास्ता भी है। शॉर्टेस्ट का मुझे नहीं पता, बट एज़ पर एज स्टील ब्रिज इज़ कंसर्न तो वाकई जिस तरह से आपने जितनी उसकी स्टील ब्रिज की तारीफ़ की है वो इतनी डिज़र्व करता है, शायद इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है। आर्किटेक्चरल मार्वल है जी, बड़ी दूर दूर से दुनिया उसको देखने आती है। और शायद अभी फोर्ट मनरू जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी है उसके अंदर एक ये फीदर भी ऐड हो चुका हुआ है। जो लोग भी फोर्ट मनरू जा रहे होते हैं उसको देख रहे होते हैं। एरियल फोटोग्राफी इसकी बड़ी खूबसूरत हुई है, ड्रोन फोटोग्राफी बड़ी खूबसूरत हो रही है, लोग करते हैं और ये बड़ा मार्वल है जी, बहुत खूबसूरत है। तो आने वाले लोग जितने भी फोर्ट मनरू आ रहे होंगे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि सेफ़ जगहों पे खड़े होकर, सेफ़ जगहों पे गाड़ियाँ पार्क करके आप स्टील ब्रिज की जो खूबसूरती है उसको भी लाजमी इंजॉय करें, उसको भी इंजॉय करें। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अभी तो बहुत सारी बातें इकराम मलिक साहब से करनी है, और लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो मनाई जा रही हैं और सिलसिला जारी है। हमारे साथ इकराम मलिक साहब मौजूद हैं। अच्छा इकराम साहब, एक जो है मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम जुज़्व है। तो मोहब्बत सिर्फ एक मरतबा होती है या बार बार होती है? मुझे सिर्फ एक दफ़ा ही हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है, शादी के बाद हुई बस, ठीक है। और कोई मैं ख़तरनाक जवाब नहीं देना चाहता आपको। ईद का दिन है, मैं मसाइल नहीं पैदा करवाना चाहता। मतलब शादी के बाद किससे हुई है? नहीं, जिनसे शादी हुई है उन्हीं से मतलब। अच्छा, जिनसे शादी हुई है उनसे मोहब्बत हुई है, और वो भी शादी के बाद मोहब्बत हुई है। हाँ जी। जो है म्यूज़िक और मोहब्बत और मतलब हॉबीज़ होती हैं बंदे की, मतलब समझ रहे मोहब्बत ये नहीं, मोहब्बत नेचर से भी मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत जो है वो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो तो साफ ज़ाहिर है। आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं मोहब्बत को? और म्यूज़िक किस हद तक मतलब आपको पसंद है, उसमें क्या सुनना पसंद करते हैं, या क्या हॉबीज़ क्या हैं? आप अगर फ्री हो तो क्या करते हैं? रज़ा साहब, जहाँ तक है म्यूज़िक का तल्लुक़ है तो बिल्कुल म्यूज़िक, बिल्कुल गाने शाने में सुनता हूँ जी, बड़े बेहतरीन किस्म के सुनता हूँ। डिफरेंट डाइवर्सिटी है उसके अंदर जी। कुछ थोड़े तेज़ जो आजकल कोई गाने जिस तरह के बन रहे होते हैं पाकिस्तानी, अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरह से बन रहे होते हैं, वो भी सारे सुनते हैं जी। फिर उसके अलावा डिपेंड्स अपॉन मूड, वो उस तरह से हैं चीज़ें। नुसरत फ़तेह अली खान को सुनते हैं, एट टाइम्स गज़लें भी सुनता हूँ। तो म्यूज़िक के अंदर डिफरेंट हैं चीज़ें, गाने शाने सुनते रहते हैं जी बिल्कुल। अच्छा क्या मोहब्बत एक ही दफ़ा हुई है बस? हाँ बिल्कुल, जो मोहब्बत है नसीब बहरहाल, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत को छुपाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अब इकराम मलिक साहब की जो है वो मर्ज़ी है। अच्छा इकराम साहब, स्पोर्ट्स से किस हद तक लगाव है? मतलब अगर फ्री टाइम मिले तो क्या करना पसंद करती हैं, किस तरफ रुझान क्या है? और अगर CSP अफसर ना होते तो क्या होते? सही बात है।
इसमें इस तरह से है कि स्पोर्ट्स में बिल्कुल मेरा को बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कोशिश की काफ़ी दफ़ा कोई स्पोर्ट्स में मैं कोई एक्सेल कर जाऊँ, लेकिन काफ़ी नालायक रहा जी स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स मेरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा हेल्दी अपने आप को रखने के लिए या थोड़ा सा फिट रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि हेल्दी एक्टिविटीज़ के तौर पे वॉक शॉक कर लेता हूँ। एज़ फार एज स्पोर्ट्स इज़ कंसर्न आई एम नॉट गुड एट दैट जी, बिल्कुल भी वो नहीं है उसके अंदर। दूसरा जो आपने बात की है कि अगर मैं ये मतलब सरकारी अफसर सरकारी नौकरी में ना होता तो क्या होता, बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है जी। इसके अंदर मैं किसी सर्टेनिटी से तो आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ ना कुछ और कर रहा होता जी। प्राइवेट सेक्टर में शायद कोई नौकरी कर रहा होता शायद, या इवेंचुअली कोई अपना कोई बिजनेस कर रहा होता, शायद प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होता जी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब फ्री टाइम मिले तो क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम एज सच को बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है नहीं जी। मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके अलावा दोस्त हैं मेरे, काफ़ी एक्सटेंडेड एक नेटवर्क है जी दोस्तों का, तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ उसके बाद। सबसे बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप में किसके साथ है? कौन सा अफसर जो है वो फेवरेट है? इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी हमारे ADCR साहब हैं, अहमद हसन रांझा साहब। तो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स इन सिविल सर्विस। बहुत काबिल अफसर हैं, बड़े मेहनती अफसर हैं, और उनके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं जी। उनके अंदर हार्ड वर्किंग भी हैं, मेहनती भी हैं, डूअर भी हैं, क्रिएटिव भी मैं कहूँगा उनको हैं, इनोवेटिव भी हैं, और उसके अलावा ये है कि ही हैज़ गॉट वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। तो एज़ फार एज डेरा गाजी खान इज़ कंसर्न, जो उनके साथ मेरा कौन सा ऐसा अफसर है जिसका आप ख्वाहिश करती हैं जिसका सामना ना ही करना पड़े? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ऐसे कोई नहीं है जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ऑफिसर्स हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमारे अलाइन डिपार्टमेंट्स भी जितने हैं जी, सब के ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़ी अच्छी टीम है जी यहाँ पर। ईद के लिए क्या शॉपिंग की? खुद के लिए, बच्चों के लिए कुछ खरीदने का वक्त मिला या बस? नहीं, बिल्कुल की है जी शॉपिंग। कपड़े शपड़े खरीदे हैं, अपने लिए भी खरीदे हैं, बच्चों के लिए भी खरीदे हैं। शॉपिंग प्रॉपर की है जी, कपड़े शपड़े सिलवाए हैं अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। बच्चों को गिला नहीं होता कि आपके पास वक्त बहुत कम होता है, आप मसरूफ़ ज़्यादा रहती हैं या बाहर ज़्यादा रहते हैं, और बच्चों को मतलब कोई एडवेंचर उनको पहाड़ की तरफ ले जाने मतलब जाते हुए उनको कोई एडवेंचर उनका शौक होता है महसूस कि, या वो कह लें कि नहीं जाना पसंद, घर ठीक है? नहीं, बच्चों को जो आपने पहली बात की ना कि बच्चों को टाइम देने का गिला जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने काम को, अपनी जॉब को और फैमिली को और फ्रेंड्स को भी बैलेंस लेके चलूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता हूँ जी। उनको इस सिलसिले में कोई गिला नहीं होता। एज़ फार एज एडवेंचर इज़ कंसर्नड, या वो दूसरा आप कह रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल वो उसके लिए भी ट्रैवलिंग भी करते हैं, जाते भी हैं, खाना शाना खाने भी बाहर जाते हैं। तो वो उस लिहाज से अपनी फैमिली लाइफ को भी कोशिश करता हूँ जी पूरी तरह से बैलेंस रखूँ। सिर्फ यही ना हो कि बस नौकरी 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 कर रहे हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे रहे। तो कोशिश होती आप आज ईद का दूसरा दिन है, वैसे जो आलमी यौम ससुराल के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन आप डीजी खान मौजूद हैं, तो ये कब तक मतलब है छुट्टी करने का इरादा यहाँ से? जॉब कंपल्जन्स हैं जी जिनकी वजह से यहाँ पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी। जिस तरह वो सेकंड डे ऑफ ईद है, वो बिल्कुल इसी तरीके से जब छुट्टी पे होते हैं तो बिल्कुल वो जो पूरी है जिम्मेदारी वो अदा की जाती है जी उसके अंदर। तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह विल गो, और जब छुट्टी को मिल जाएगी जी उसके अंदर बिल्कुल जाएंगे और वो जिम्मेदारी भी अदा करेंगे जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो मतलब ईद की बात कर रहे हैं तो मोस्टली जो लोगों ने सब ज़ाहिर मतलब अपनी जो है वो ईद मनाई, तो कोई बलोची रिवायात के हवाले से कोई बाकायदा वहाँ भी कोई इकट्ठ हुआ, कोई लोग इकट्ठे हुए मिलजुल के? जी। ईद का जो तीसरा दिन है उसके ऊपर कल का जो दिन है हमारा, उसके अंदर को हमने प्लान किया हुआ है जी, थोड़ा सा एक्टिविटी प्लान की हुई है। हाँ, उसके अंदर एक बलोच डांस होता है जी, उसको जामदरीस कहा जाता है जी। वो तलवारों वाला डांस आपने बिल्कुल देखा होगा, बड़ा डिफ़िकल्ट किस्म का डांस है। वो को डांस हमने को प्लान किया वो फोर्ट मंडरू के अंदर ही। एक बलूचिस्तान से एक जो स्पेशलिस्ट को फनकार हैं इस काम के लिए जी, उनको मदऊ किया हुआ है, वो एक एक्टिविटी हमने रखी हुई है। और एक वो पश्तो सॉरी बलोची साज है वो बजाते हैं, वो नड़ सुर जी है, बिल्कुल जी है। अच्छा, नड़ सुर है। हाँ, वो इस दफ़ा नहीं, ईद उल फितर के ऊपर हमने वो अरेंज किया हुआ था जी। उसके अंदर वो एक पूरी को स्टोरी को एक नरेट करते हैं एक स्पेसिफिक उसके अंदर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मुश्किल भी है, हर किसी के बस में वो नहीं है। तो वो भी एक नड़ सुर उसको कहा जाता है, और एक स्पेसिफिक पिच के ऊपर, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो गाया जाता है जी। वो है जी। तो मतलब है, मतलब उनकी इंटरटेनमेंट के हवाले से भी कोई मतलब प्लानिंग शामिल है? मतलब जी बिल्कुल है, बिल्कुल जी बिल्कुल है। और ये जो इलाका है इसके अंदर बलोच कल्चर तो है ही है, उसके अंदर सराइकी कल्चर भी है जी। हमारा जो वसेब का कल्चर है वो भी है,
झूमर डांस जैसे है, तो वो भी मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग खुद से आए हुए होते हैं, हमारे पास जो टूरिस्ट आए होते हैं जी फोर्ट बनरूम में, वो भी एट टाइम्स वो एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर भी म्यूज़िक प्ले करके एंजॉय कर रहे होते हैं। सेम गोज़ फॉर जो ये कोच सलमान के लोग हैं जो अच्छा, उनके लिए। आप जाएंगे फुटबॉल तो बड़ा प्रोमिनेंट बिल्डिंग है जरगा हाउस की, तो ये जरगा की क्या रिवायात है, मतलब क्या जरगे अब भी उसी तरीके से होते हैं, और अगर जरगे होते हैं तो पोलिटिकल असिस्टेंट का उनमें क्या रोल है? जिरगा हॉल वहाँ पर मौजूद है जी, ये पुरानी एक इमारत ये थी, सिर्फ अभी इसको सिंबॉलिक ही यही नहीं, symbolic- इसको रेनोवेट किया गया है, अभी दोबारा उस बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया। जिरगा का कॉन्सेप्ट ये था कि जो अदालती इख्तियारात हैं, जुडिशल पावर्स हैं, जो कि अभी सिविल जजेस के पास हैं और ऑनरेबल सेशन जजेस हैं उनके पास हैं, तो किसी वक्त के अंदर ये था कि इस इलाके के अंदर प्रायर टू 1993 93 से पहले तक यहाँ पर एक जिरगे का कॉन्सेप्ट था। जितने भी ट्राइब्स थे उनके ट्राइबल हेड थे, वो उस जिरगे के मेंबर्स थे, और जो इधर डिस्प्यूट्स होते थे, जो इधर क्राइम्स होते थे, वो सुने जाते थे, जराइम सारे वहाँ पर सुने जाते थे और उसके बाद फैसले किए जाते थे, अदालती फैसले किए जाते थे। और पॉलिटिकल असिस्टेंट जो होता था उसके पास भी पहले इख्तियारात होते थे, अदालती इख्तियारात होते थे। 93 के बाद ये सारे इख्तियारात जो हैं, जो हमारी सिविल अदालतें हैं उनको, ऑनरेबल सेशन जजेस हैं, सिविल जजेस हैं, उनको ये दे दिए गए हैं, तो ये उधर चले गए हैं जी। उससे पहले ये जिरगा हॉल भी होता था, यहाँ पर केसेस भी सुने जाते थे, अपील भी आती थी पॉलिटिकल असिस्टेंट के पास, और पॉलिटिकल असिस्टेंट के ये बाद तो अदालती इख्तियारात होते थे। अदालती मतलब एक अदालत के तौर पे जी, अदालत के तौर पे अच्छा, इख्तियारात। मतलब अगर आप ट्रैवल करें तो पहले सखी सरवर चेक पोस्ट है, फिर राखी गाज है, राखी मुँह है, फिर आगे आए तो वो खर की है, फिर बवाटा है। तो ये एक बड़ी मतलब यहाँ से जो खाद भी रोकने के लिए बड़े इकदाम आपकी तरफ से किए गए, गंदम का भी जो बैग है मतलब यहाँ सस्ता है तो साथ है, वो कोशिश होती है। तो किस हद तक इन सारी चीज़ों को जो है क्या मैकेनिज़्म बनाया हुआ है इसके लिए? हुकूमती जितने भी अहकाम होते हैं उनको मनोवन इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस दफ़ा डायरेक्शन है, और ये है जी कि फर्टिलाइज़र की स्मगलिंग है उसको रोकना है, और उसके अलावा गंदम है, आटा है, इनके जो मूवमेंट है, इलीगल जो मूवमेंट है, बाकी लॉफुली मूवमेंट हो रही है जी। मैं अपने चैनल के तवज्जुह से ये बताऊं, ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान को कोई भी चीज़ नहीं जाने दे रहे या खुदा न खास्ता उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती की जा रही है। जो लॉफुल मूवमेंट है बिल्कुल उसकी इजाज़त है, जिसकी परमिशन होती है, परमिट होते हैं। एक हुकूमत पंजाब ने एक मेकनिज़म बनाया हुआ है जी, आटे के लिए, गंदम के लिए एक मेकनिज़म एक बना हुआ है जी बलूचिस्तान के लिए। उस तरह से जितनी भी चीज़ें जारी होती हैं बिल्कुल उनको फैसिलिटेट किया जाता है। बलूचिस्तान वाले जितने हैं जी लोग, जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भाई हैं हमारे सारे, हमारी जिम्मेदारी है उनकी तरफ। इलीगल अगर कोई मूवमेंट चल रही है और जिसके ऊपर हमें कोई शक है, जैसे कि आप के चैनल की तवज्जुह से मैं बताता चलो, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान में जो कमोडिटीज़ प्राइसेस हैं, फर्टिलाइज़र की, खाद की स्पेसिफिकली अगर को बात कर लें, वो बैरून ममालिक जो या इंटरनेशनल जो मार्केट चल रही है उसकी निस्बत काफ़ी कम है। तो बलूचिस्तान को जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई ज़रूरत होती है, खाद की कोई ज़रूरत होती है, वो एक लीगल चैनल से उस तरीके से वो जा रही होती है। जिस खाद पे हमें शक होता है जी कि इसने पार होते 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 बलूचिस्तान चले अफ़गानिस्तान चले जाना है या इंटरनेशनल मार्केट में चले जाना है, उसको रोका जाता है। बड़ी तादाद में इनको रोका भी गया है। मैकेनिज़्म कुछ बने हुए, जो कुछ गाड़ियों को चेक भी किया जाता है, रोक के भी चेक करते हैं, फिर कुछ इतलात भी मिल जाती हैं, कोई टिप ऑफ्स मिल जाती हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, कुछ ना कुछ को बता देते हैं जी, कुछ लोग आके बता देते हैं कि जी फ़लाँ गाड़ी को जा रही, तो उस तरीके से भी पकड़ लेते हैं। बाकी चेकिंग का भी एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये सारी चेकिंग मैनुअल है जी। गाड़ी को रोकेंगे, उसको चेक करेंगे। अब एक गाड़ी में 500-600 बैग हैं तो उसको चेक करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एफ़र्ट की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है जी इस एफ़र्ट के अंदर। वो कहते हैं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो मतलब अब तो ईद के तो सारे दिन जो है वो ड्यूटी पे रहे, तो ये छुट्टी भी बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डी साहब ने वादा किया हुआ है हमारे साथ कि अभी तो हमने ड्यूटी करनी है, इसके बाद कोई रोटेशन बेसिस के ऊपर को थोड़ा सा डी साहब की तरफ से था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा प्रेशर था जी कि ये सारी चीज़ें करनी है, और एक जिम्मेदारी भी है मेरे ख्याल में जी, हमें करनी भी चाहिए। तो अगर हम छुट्टियाँ छोड़ देते हैं सरकारी तो अफसर भी जो है वो ड्यूटी करते हुए ईद मनाता है, और उसकी ड्यूटी और ईद जो है वो जुड़े, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे भी हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकराम मलिक साहब आपका वक्त देने का। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो हैं वो मनाई जा रही हैं, और बिल्कुल यकीनी तौर पे ये जो अफसरान हैं, इंतज़ामी अफसरान बिलखुसूस जो लोगों को रिलीफ देने के लिए, गुड गवर्नेंस को कायम रखने के लिए जो है वो अपनी तमाम तर छुट्टियाँ मनसूख करके सिर्फ इस जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अपना फ़र्ज समझती हैं, और इस हवाले से जो है अपना वक्त
गुजारते हैं और उनके साथ जो है हमने मिल के जो है वो ये ईद की खुशियाँ मनाई हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। अल्लाह हाफ़िज़।